हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं गति से संबंधित। भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है हमारा गति, ठीक है, यानी कि मोशन। आज हम इससे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन देखिए, जो क्वेश्चन हैं वे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी तक मैंने लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स वगैरह देखे तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे गति से संबंधित वे सभी न्यूमेरिकल फॉर्म में थे, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो हम इसलिए यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन वो बिल्कुल ही बेसिक होगा जिससे आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं, जो इसके नियम हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर हम करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं गति के बारे में, तो गति क्या है? कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष, ठीक है, मतलब अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसके सापेक्ष वस्तु का स्थान में जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है? वस्तु की गति कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हम गति कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम किसके सापेक्ष गति कर रहे हैं? अभी अगर हम कहें तो पृथ्वी के सापेक्ष, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष हम गति करने लगते हैं तो हम उस वस्तु को क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही स्थिति होती है कि देखो, जब सवारी मान लो कोई है जो रेलगाड़ी में बैठी है, तो वो क्या होती है, रेलगाड़ी जब अगर चल रही होती है तो वस्तु क्या होती है, मतलब जो लोग उसमें बैठे हों तो क्या होते हैं? विरामावस्था में माने जाते हैं। मतलब कि ट्रेन चल रही है लेकिन ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर क्या है? विरामावस्था में है। जबकि वास्तविकता क्या है कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो यानी हम लोग भी चक्कर लगा रहे हैं, यानी हम लोग भी क्या है? लगातार गति कर रहे हैं। लेकिन जब किसी वस्तु की हमें पता करनी हो कि उसकी गति क्या है, उसकी गति के बारे में, तो हम किसी दूसरी वस्तु को, जिस वस्तु को क्या मानते हैं हम? स्थिर मानते हैं, उसके सापेक्ष में उसकी गति पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम चलते हैं तो हमारे बगल में पेड़ जो होते हैं, अब पृथ्वी गति कर रही है तो पृथ्वी के साथ पेड़ भी गति कर रहे हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि पेड़ स्थिर हैं। समझ में आ गया? तो इसी तरह से जब हम किसी दूरी, किसी स्थान से चलते हैं, मान लो कोई स्थान है, यहाँ से अगर हम गति शुरू कर रहे हैं तो हम इस स्थान को क्या मान लेते हैं कि यह स्थिर है। जबकि वास्तविकता क्या है? अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो यह स्थान भी तो पृथ्वी पर है, तो यह भी तो चक्कर लगा रहा है ना। तो बस इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जब हम गति की बात करते हैं तो एक साथ बहुत सारे वस्तुएं एक साथ गति कर सकती हैं, ठीक है, या फिर विरामावस्था में भी हो सकती हैं, ठीक है। यही यहाँ समझाने का मतलब था कि जब हमें एक वस्तु की गति के बारे में पता करना हो तो हम दूसरी वस्तु को, वो चलायमान हो तो भी हम उसे विरामावस्था में मान सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? निरपेक्ष विरामावस्था में। जैसे कि अब देखो, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से विरामावस्था में हो, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। तो निरपेक्ष, उसी को कहते हैं निरपेक्ष विरामावस्था, यह किसी भी वस्तु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों की। अगर हमें गति की बात करनी है तो हमें सबसे पहले जानना होगा दूरी के बारे में। तो एकदम बेसिक है, दूरी क्या है? अगर हम बात करें पथ की लंबाई की, ठीक है, तो पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और यह क्या होता है? पॉजिटिव होगा। दूरी क्या होगी? हमेशा ही पॉजिटिव होगी, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी दूरी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी को, दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम चल रहे हैं, यह कोई स्थान है A, ठीक है, यह है B और ये है C, ठीक है। तो हम यहाँ से आए, A से B पर आए, B से C पर गए, तो यह जो कुल दूरी है, यह जो कुल लंबाई है, यह कुल लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई, यानी ये तो दूरी हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम C तक पहुँचना है तो इसकी जो न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है, जहाँ से हम सबसे कम समय में यहाँ पहुँच सकें, वह न्यूनतम दूरी जो होगी वह क्या कहलाती है? विस्थापन। तो अगर हम A से C पर चलें, अब जैसे कि मान लो यहाँ है 5 मीटर है, ये है 4 मीटर है, ठीक है,
तो यहाँ की इनका कुल योग अगर करें तो वह क्या होगा, इस योग से AC से बड़ा होगा ना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ यहाँ पर और खुद देख लो आप। तो ये क्या होगा, यह दूरी जो AC है वह AB प्लस BC से छोटी हो जाएगी। तो यह क्या हो गई, यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो गई वह क्या हो गई, विस्थापन हो गई, ठीक है। विस्थापन की बात क्या होती है, एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अगर हम यहाँ से A से C तक जाएं और अगर हम रिटर्न आ गए, A से C तक गए फिर C से A तक आ गए, तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी हो जाएगी ना। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो अगर हम A से C तक जाएं और C से वापस A पर आ जाएं तो हमारा विस्थापन क्या हो गया, 0। इसीलिए जब हम घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से दोबारा घर आते हैं तो विस्थापन कितना हो जाता है, 0, ठीक है। लेकिन दूरी कितनी होती है, घर से स्कूल तक की लंबाई और फिर वहाँ से घर तक की लंबाई, ये हमारी तय की हुई दूरी होती है, ठीक है। अब देखिए अगला है चाल। चाल क्या है, दूरी बटा समयांतराल। समयांतराल का मतलब, दूरी का मतलब क्या है कि जो दूरी आपने तय की, ठीक है। यह कह सकते हैं दूरी की जो दर है वही चाल है, ठीक है। तो दूरी जो आपने तय की वह जितने समय में आपने तय की, जितने समय में आपने तय की उसे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो अब बताओ, यह यहाँ पर दूरी है, यहाँ पर समय है, ठीक है। ये दोनों ही अदिश राशियाँ हैं, तो चाल कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड। अब जो चाल होती है वो समान भी हो सकती है और असमान चाल भी हो सकती है। मतलब कि अगर समयांतराल, एक निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय की जाए तो वह समान चाल होगी। निश्चित समयांतराल में असीमित दूरी जो असमान समय में अगर एक दूरी तय की जाए तो उसे क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे, ठीक है। अगला होता है वेग। वेग क्या है, विस्थापन की जो दर है उसको क्या कहेंगे, वेग। तो विस्थापन क्या होता है, सदिश, समयांतराल क्या होगा, अदिश, तो यह वेग क्या होगा, सदिश, ठीक है। विस्थापन सदिश है इसलिए वेग क्या होगा, सदिश होगा, जबकि समयांतराल क्या है, अदिश राशि है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ आप देख रहे हैं वेग की बात करें तो वेग का भी जो मात्रक है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड ही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यह विस्थापन 0 भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, वेग क्या है, 0 भी हो सकता है। तो विस्थापन और वेग दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन चाल और दूरी, जो दूरी है वह 0 नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए अगला अगर बात करें, अगर हम किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलते हैं, जैसे अगर हम किसी वृत्त पर चले, ठीक है, यह पॉइंट है हमारा A, ठीक है, और यहाँ से हम चले और फिर A पर आ गए, ठीक। तो हमने एक दूरी तो तय की ना, चलो गोला यही है, पूरा गोला बना लेते हैं। लो, अब A बिंदु से चले और यहाँ तक हम आए तो हमने एक दूरी तय की, एक लंबाई तय की। ये जो परिधि है, पूरी परिधि, या हमने पूरी परिधि की लंबाई तय की, तो यानी हमने दूरी तय की, ठीक है। तो परिधि की लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अब इस दूरी को तय करने में हमें कुछ समय लगा होगा, ठीक है। तो हमारा चाल क्या हो जाएगा, यहाँ की ये दूरी पूरी और बटा समय, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन की, तो हम बिंदु A से चले और बिंदु A पर अगर आ जाते हैं लौट के, तो यह जो दूरी, जो विस्थापन हुआ वह क्या हो गया, 0 हो गया। विस्थापन क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक ऐसे ही अगर वेग की बात करें तो यहाँ जब विस्थापन 0 हो गया तो वेग भी तो 0 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ आप जानते हो, बस इसमें थोड़ा सा मैं वक्त ले रही हूँ आपका, क्योंकि आगे मुझे क्वेश्चन कराने हैं आपको। अगला देखिए, एक ही दिशा में सापेक्ष वेग जो होता है, तो अगर दो वस्तुएं गतिमान हो, ठीक है, वस्तुएं अगर गतिमान हैं तो एक ही दिशा में सापेक्ष वेग होगा, ठीक है। अच्छा, सापेक्ष वेग का मतलब क्या होता है, जब दो वस्तुएं गति कर रही हों, ठीक है, तो पहली वस्तु दूसरी के सापेक्ष होगी, ठीक है, और दूसरी वस्तु पहले के सापेक्ष होगी। दो वस्तुएं अगर गति कर रही हो तो एक वस्तु दूसरे के सापेक्ष होगी, दूसरी वस्तु पहले के सापेक्ष होगी, ठीक है। अब बात आती है कि अगर एक ही दिशा में गति हो रही है, अगर दो सापेक्ष वेग है, सापेक्ष वेग का मतलब दोनों वस्तुएं गतिमान हैं, तो एक ही दिशा में अगर गति हो रही है तो क्या होगा, जो वेग होगा वह क्या होगा। तो जैसे मान लो कोई वस्तु है A, वस्तु A का वेग
ठीक है, u है और वस्तु v का वेग v है। जैसे कि मान लो अगर a की बात करें तो a क्या है, ठीक है, a अगर बात करें तो a जैसे कि राम है, ठीक है, b क्या है, श्याम है, ठीक है। तो अगर a का जो वेग है, राम का जो वेग है वो क्या है, u है, और जो श्याम है इसका वेग क्या है, v है, v वेग से चल रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें a के सापेक्ष v का वेग क्या होगा, अगर सापेक्ष की बात करें तो मतलब समझो तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो a की तुलना में b का वेग क्या होगा, कैसे पता करेंगे, तो b का वेग जो होगा उससे अगर a का वेग घटा दे तो पता चल जाएगा ना। सापेक्ष का मतलब ऐसे सीधा समझो कि तुलना कर रहे हैं, दो एक जैसी वस्तुएं, मतलब जो असमान, मतलब जो दो वस्तुएं गति कर रही हैं उसमें हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर राम के सापेक्ष श्याम का जो वेग होगा वो क्या होगा, तो श्याम के वेग में से राम का वेग घटा दे तो हमें मिल जाएगा ना, तो v माइनस यू, ठीक है। इसी तरह से b के सापेक्ष a का वेग, मतलब कि अगर श्याम के सापेक्ष राम का वेग बात करें कि श्याम चल रहा है, ठीक है, और राम भी चल रहा है, तो राम का वेग श्याम की तुलना में कैसा है, कितना तेज है या कम है, तो हम क्या करेंगे कि जो राम है उसके वेग में से श्याम के वेग को घटा देंगे, ठीक है। आगे समझ में, तो u माइनस वी। अच्छा, अगर ये दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हो, तो जैसे कि राम उत्तर जा रहा है और जो राम है वह उत्तर जा रहा है और श्याम क्या है, दक्षिण जा रहा है, ठीक है। तो अगर अब इनके वेग की बात करें तो क्या होगा, अभी भी वही है, राम का वेग u है और श्याम का वेग v है, वे वेग से गति कर रहा है। तो अब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, क्या होगा, विपरीत दिशा में अगर गति कर रहे हैं तो इनके सापेक्ष इनका जो वेग होगा वो क्या होगा, a के सापेक्ष b का या b के सापेक्ष a का जो वेग होगा वह क्या होगा, इन दोनों को वेग को हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, ठीक है, क्या हो रही है, दूरियां बढ़ती जा रही, तो इसीलिए वेग क्या होगा, इन दोनों वेगों का योग होगा, ठीक है। अब देखो, निरपेक्ष वेग क्या होते हैं, अगर एक वस्तु स्थिर है और दूसरी वस्तु गतिमान है तो उसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष वेग कहते हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी वस्तु क्या होती है, पूरी तरह से निरपेक्ष विश्रामावस्था में नहीं होती है। विरामावस्था में कोई भी वस्तु निरपेक्ष नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गति कर रही है, तो पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं वे सब के सब गति कर रहे हैं, ठीक है। अगला है त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका जो इक्वेशन हो क्या है, m मात्रा क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। यह हमने शायद बल पढ़ाया है क्या, कभी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसको कभी पढ़ाया है, शायद नहीं पढ़ाया, शायद पढ़ाया है यहाँ पर, नहीं वीडियो में नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, इसको अभी डिटेल में पढ़ाने का टाइम भी नहीं है, बस इतना समझ लो, जो भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि कोई एक वस्तु है ना, तो वस्तु अगर जा रही है, गति कर रही है, ठीक है, तो उसकी गति में कुछ समय के बाद अगर परिवर्तन हो रहा है, उसकी गति में कुछ समय के बाद अगर परिवर्तन हो रहा है, तो यही परिवर्तन समय की जो दर है जिसके अकॉर्डिंग परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि है, ओके। गति के जो नियम हैं वे 3 नियम हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नियम है वह यह बताता है कि t समय के पश्चात वेग क्या होगा। t समय मतलब कि कुछ भी समय हो, कोई भी आपने नियत समय तय किया, उतने समय के बाद, मतलब मान लो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड, 200 सेकंड, 1000 सेकंड, जो भी हो, इतने सेकंड के बाद किसी वस्तु का वेग क्या होगा, ठीक है। मान लो अभी कोई वस्तु चल रही है, जैसे हमने अभी हमने घर से चलना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद हम 5 मिनट बाद किसी स्थान पर पहुँचे, ठीक है, तो हमारा वेग कितना था, ठीक है, 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 सेकंड जो भी है, उतने के बाद मेरा वेग कितना था, ठीक है, गति कितनी थी, वही क्या कहलाता है, v, ठीक है। तो यह पहले से पता चलता है कि कुछ समय के पश्चात जो वेग होगा वह वेग कितना होगा, वह हमें पहले समीकरण से पता चलता है। दूसरा समीकरण है s = ut + हाफ at स्क्वायर, ठीक है। पहले समीकरण से ही हमें दूसरा समीकरण मिलता है, लेकिन अब देखिए s का मतलब होता है दूरी,
एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद हम कितनी दूरी हमने तय की, एक निश्चित समय के बाद हमने कितनी दूरी तय की, यह हमें कहाँ से मिल रहा है, दूसरे समीकरण से, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है, टी क्या है, समय है, और ए क्या है, त्वरण है, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये यहाँ पर अगर हमें समय का न पता हो, हमें कोई समय नहीं पता है, हमने एक दूरी तय की, तो जो वेग होगा वह क्या होगा, ठीक है। अगर हमें प्रारंभिक वेग पता हो, ठीक है, इसके साथ हमें त्वरण पता हो, हमें दूरी भी पता हो, लेकिन हमें समय पता न हो, तो फिर वेग पता करने के लिए हम तीसरे समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक तो गति ये हो गई कि हम मतलब ज़मीन पर चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी गति क्या होती है कि हमने किसी वस्तु को हवा में उछाल दिया, किसी वस्तु को हवा में उछाल दिया। अब वो वस्तु ऊपर से नीचे भी आएगी ना, तो वह होती है गुरुत्वीय गति, यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो गति हो रही है वो क्या हो गई, गुरुत्वीय गति हो गई। तो यहाँ पर जब गुरुत्वीय गति होगी तो वहाँ पर त्वरण कौन सा लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, ठीक है। कौन सा त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर v की बात करें तो यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ पर दोनों मैंने g और t को अलग अलग नहीं रखा है, यहाँ पर देखो u प्लस जी टी, u यानी प्रारंभिक वेग, g यानी गुरुत्वीय त्वरण, t मतलब समय। यहाँ पर दूसरा अगर बात करें दूरी की, तो दूरी कितनी होगी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू टी प्रारंभिक वेग, t समय, हाफ जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और टी का मतलब समय। यहाँ पर अगर हम बात करें, जब हमें समय नहीं पता हो, ऊंचाई पता हो, अगर हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हमें क्या पता है, ऊंचाई पता है ना, तो उस समय क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसी ए को हटा देना है। जब गुरुत्वीय गति करेंगे तो ए चेंज हो जाएगा, ए में एक ऐसे गुरुत्व की बात करेंगे तो ए में एक पूंछ लगेगी और ए जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना ही करना है। उसके बाद दूसरी बात तब होती है कि अगर जो गति हो रही है वह मुक्त गति हो। मुक्त गति मतलब वस्तु विरामावस्था में है और चलना शुरू कर दे, मतलब कोई सोया है, सोया सोया उठे चल दे ऊपर की ओर, ठीक है, वह क्या कहलाएगी, मुक्त गति है, ठीक है। तो मुक्त गति में u 0 हो जाएगा। विरामावस्था से अचानक कोई चले तो यहाँ पर u यानी प्रारंभिक वेग, यह क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर क्या होगा, v इक्वल टू जी टी, पहला समीकरण v इक्वल टू जी टी। दूसरा समीकरण h मतलब अब यहाँ पर h ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। कुछ ज़्यादा नहीं याद करना है, याद आपको बस इन्हीं तीनों को करना है, इन तीनों को याद करना है। और उसके बाद जब भी गुरुत्वीय गति की बात होगी तो आप वहाँ पर ए को जी में कन्वर्ट कर देंगे, और जब भी कहा जाए कि वस्तु विरामावस्था से चली है तो आप यू को 0 कर देंगे। आ गया समझ में, और कुछ नहीं करना है। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक पिंड, कोई पिंड है, पिंड यानी वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, त्वरण, ठीक है, त्वरण से एक सीधी रेखा में विश्रामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। कैसे प्रारंभ कर रहा है चलना, विश्रामावस्था से, यानी विश्रामावस्था से जब कोई वस्तु चलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, 0 हो गया, u क्या हो गया, 0 हो गया। अभी हमने कहा था ना कि वस्तु जब विश्रामावस्था से चलेगी तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a मिल गया, ओके। विश्रामावस्था से मतलब u इक्वल टू 0 हो गया, प्रारंभ करता है 4 सेकंड, मतलब हमें t दिया है, क्या मिल गया, t 50, 4 सेकंड पश्चात पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। क्या हमें ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, ठीक है। v इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर हमें t भी पता है, u 0 है और a पता है, तो यह कौन सा समीकरण यहाँ पर लगेगा। अब देखो, सबसे अच्छी बात, यहाँ पर जब समीकरण आपको याद होते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वेग। वेग ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जब t दिया हो,
यानी समय दिया हो, और दूसरा है कि जब समय न दे के दूरी दिया हो। ठीक है, समय न दे के दूरी दिया। तो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दूरी नहीं दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा ना। तो पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू ए टी, यही होगा ना, u तो 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू ए एन टी। ए का मान क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 इंटू, और टी का टाइम क्या है 4। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड में ही तो होता है। देखिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 16। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर था, और इंटू सेकेंड, तो इस सेकेंड से सेकेंड कर गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना आपको। देखो, जिनको नहीं आ रहा है मैं एक बार थोड़ा सा आपको फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पर ये क्या हो गया 4, ये त्वरण वाला, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इंटू 4 सेकेंड। ठीक है, यही हुआ ना। तो यहाँ से इस सेकेंड से 1 सेकेंड तो कट जाएगा, और 4 चौके 16, तो यह 16 हो गया, और मीटर है और प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, वेग। वेग क्या होगा 16 मीटर प्रति सेकेंड, इसका पिंड का वेग होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता। अच्छा, अब आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद है वो क्या है, यहाँ इस 4 का जगह बदलिए। ठीक है, यहाँ इस 4 का जगह बदलिए, यहाँ पर कोई और संख्या रखिए, और इसमें के आप कम से कम 15 क्वेश्चन करिए। अब भी जैसे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है, इसके बाद यहाँ से आप इसी तरीके के 15 क्वेश्चन करेंगे। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कभी आप चेंज करिए, यहाँ पर कभी आपको त्वरण दिया हुआ हो, कभी आपको समय दिया हुआ हो, कभी आपको समय न दिया हो, क्या दिया हो, वेग पता हो। ठीक है, तो इन तीनों को संख्या बदल बदल के, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका वेग है 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 18 मीटर पर सेकेंड की वस्तु का जो है वह 5 सेकेंड में, ठीक है, 5 सेकेंड पश्चात उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 18 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिमान वस्तु का 5 सेकेंड बाद त्वरण ज्ञात कीजिए। ओके, हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, कोई वस्तु है जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से कोई वस्तु, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कोई वस्तु 25 सेकेंड में कितनी, यहाँ पर त्वरण दिया है, समय दिया है कि, तो वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई वस्तु है जिसका त्वरण, कोई वस्तु का त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक सीधी रेखा में विश्रामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो 25 सेकेंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको खुद ही बनाना है और सॉल्व करना है। क्यों करना है, ताकि आपको यह बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, यह इक्वेशन तो याद है, लेकिन एग्जाम में आप इसके लिए तैयार रहें, अवेयर रहें, उसके लिए आपको ये काम करना है। ओके, आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही कहा था मैंने, जब आपको मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन आज दिए थे ना मैथ के, तो मेरा यही मतलब था कि 15 क्वेश्चन आप बनाइए, एक क्वेश्चन जो मैथ का है। और पता है, मैंने आपको जो 14 क्वेश्चन दिए थे, उसमें समझ लो 10 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 10 क्वेश्चन उन 14 क्वेश्चन में से आएंगे, बस नंबर चेंज होंगे वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज होंगे। तरीका वही होगा, 10 क्वेश्चन के, मैंने सिर्फ 14 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है कि वे आने वाले हैं, तो आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। समझो, मैं आपको 10 क्वेश्चन अगर मैं आपको बता रही हूँ और कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन वही आते हैं, बस नंबर चेंज होते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वे कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, बस मतलब जो तरीका है वह वही है, और अंक तो बदले हुए हैं, और वही क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तब मैंने आज आपको क्वेश्चन दिया, वरना मुझे मैथ कराने की क्या ज़रूरत थी आपको। अब देखिए अगला, विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड की एक समान त्वरण से, यहाँ भी हमें त्वरण पता है, चलती है, 40 मीटर पर सेकेंड का वेग कितने समय में ग्रहण करेगी। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें पता हैं। ठीक है, और हमें क्या पता करना है,
हमें पता करना है समय यानी टी पता करना है। तो हम ये पहले समीकरण से पता कर सकते हैं ना, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि विरामावस्था है यानी u इजिकल टू 0 है। तो अब हमें क्या करना है, त्वरण पता है और साथ में हमें क्या पता है, वेग पता है। तो हम पता कर लेंगे ना समय, क्यों, क्योंकि v इजिकल टू ए टी होगा। ठीक है, तो t इजिकल टू क्या होगा, v अपन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको ध्यान किसका रखना है, मात्रक का। ठीक है, किसका ध्यान रखना है, मात्रक का। यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकंड है, जो वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड है, और त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और टाइम तो आप जानते ही हो, टाइम हमेशा किस में रहता है, सेकंड में रहता है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि ये सब कटेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड में ही आना है। हमेशा याद है ना आपको कि जो टाइम होता है वो क्या होगा, सेकंड ही होगा। ओके, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये। आगे बढ़िए, दूसरा, इसमें अगला क्या है, तथा इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। अब दूरी पूछ रहा है, दूरी यानी कि s पूछ रहा है, और s का इक्वेशन हमें समीकरण कहाँ से मिलता है, तीसरा समीकरण। क्या है तीसरा, नहीं दूसरे समीकरण से, सॉरी दूसरे से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको t, पहले आपको t पता करना होगा। जब t पता हो जाएगा तो आप दूसरा कर सकते हो। u तो 0 है, u क्या है, 0 है, तो ए टी भी 0 हो गया, ए वाला 0 हो गया। हाफ ए टी स्क्वायर, तो a का मान आपको पता है यहाँ से। ठीक है, तो s इज इक्वल टू a का मान क्या है, 2। ठीक है, और टाइम आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, नहीं बताऊँगी, कोई बात नहीं, आप खुद कर लेंगे। अब सब कुछ पता है, आंसर ही तो लाना है, यानी गुणा करना है, सिर्फ गुणा तो आप कर ही लेंगे, अब उसमें आंसर क्या बताना। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु है, ठीक है, तो इस वस्तु की जो दूरी है ना, यह क्या कर रही है, पहली दूरी 30 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, पहले 30 किलोमीटर की दूरी यह किस चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, पहली 30 किलोमीटर की दूरी किस हिसाब से चली, इसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, एक समान चाल से चली इसने, पहली जो दूरी है एक समान चाल से चली है, तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली। दूसरी दूरी इसने 30 किलोमीटर की है, पहली दूरी 30 किलोमीटर की थी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली। दूसरी दूरी 30 किलोमीटर की है और अब यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। मतलब क्या हुआ, अब इसने अपनी चाल कम कर दी है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, यही होगा ना, कुल दूरी जो उसने तय की है और क्या हो गया, कुल समय। ठीक है, तो आप इसको जब करोगे तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, समय। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, समय। बिना समय ज्ञात किए हुए आप इसको नहीं कर सकते ना, कर सकते हो क्या बिना समय ज्ञात किए हुए, नहीं कर सकते। तो चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय क्या होगा, हमें तो जो पता है उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो समय क्या हो गया, दूरी बटा चाल। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, यह रही दूरी। ठीक है, पहली 30 किलोमीटर की दूरी, मैं एक ऊपर वाला कर दे रही हूँ, फिर नीचे वाला आप खुद करेंगे। पहली दूरी है 30 किलोमीटर की और चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, तो 3/4 घंटा हो गया। पहली दूरी जो हुई वह क्या हो गया, पहला जो समय हुआ वह क्या हो गया, 3/4। दूसरा समय क्या हुआ, यही है 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, तो दूसरे जो समय हो गया वो क्या हो गया, 3/2 घंटा हो गया। ठीक है, T2। और हमें क्या करना है, जो हमें पता करना है वो औसत चाल है। तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, औसत चाल का मतलब क्या हो गया, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, 60। ओके, और जो कुल समय है वह कुल समय कितना हो गया, तो 3/4 प्लस 3/2 इक्वल टू, यहाँ से कर लो इसको, तो 4 3 6 3 9 9/4 9/4। अब ये हो गया क्या, यहाँ पर देखो 60, यहाँ पर ये दिखा है आपको, यहाँ से समय आ जाएगा 3/4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 9/4 आ गया।
इन दोनों को जोड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है, जो हर है वो असमान है, तो जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको 9/4 आया, तो यहाँ पर देखो 60/9/4 आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, 9 यहाँ पर करेंगे, 3 3 के 9, 3 2 6, 20 आया। और अब 20 चौके 80/3। लो पूरा क्वेश्चन तो मैंने ही कर दिया क्या, लो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 80/3 किलोमीटर पर आवर। अब जरा इसको आप चेंज कर दो, तो इसको चेंज करो वो दशमलव में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु, थोड़ा सा एक वस्तु विरामावस्था से चलकर, विरामावस्था यानी कि u = 0, ओके, अपने 8वें सेकंड में, 8वां सेकंड मतलब 8वां सेकंड में जब पहुंच रही है ना, तब उसने 150 मीटर की दूरी तय की है। ठीक है, तो दूरी उसने कब तय की है, 150 मीटर की दूरी तय की है। तो यहाँ पर s भी पता है हमें, ओके। अब हमें क्या पता करना है, अगला है वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या पता करना है हमें, a पता करना है, ओके। तो देखो यहाँ पर जो वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग u 0 हो गया है, ओके। और अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर हमें s पता है, दूरी पता है, तो यानी कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण।